कि आप कह रहे हैं कि जो आतंकवादी घुस के आया है उनको भी रहने दीजिए, वो सब नहीं चलने वाला है। चोरी छुपे जो आया है, आतंकवादी तो मैंने नहीं कहा कि आतंकवादी को रहने आप वही कह रहे हैं। हमने कहाँ कहा आप आतंकवादी? वही कह रहे हैं। हमने क्या कहा? आतंकवादी रहने दीजिए तो मैंने नहीं कहा। मैंने उससे मजाक किया था अच्छा, कि ओवैसी साहब आपका चार एमएलए को लालू जी ले गया, तो उसने चुटकी लिया, कहा ले जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। जो आपके विधायक हैं विद्यासागर केसरी जी, वो अक्सर बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला उठाते रहते हैं कि पूरा सीमांचल अररिया जिला इससे प्रभावित है। ये तो जांच का विषय है। 10 साल में सरकार ने जांच नहीं किया, गृह मंत्रालय ने। कराएंगे, चिंता मत कीजिए, सब चीज़ होगा जांच। एक एसपी अगर ईमानदार होता है तो जिला में दरोगा डरता है उससे, दरोगा भी ड्यूटी करता है। अगर एसपी गलत हो जाए, दरोगा से मंथली लेगा तो क्या होना है। आज जितना दुनिया का मुस्लिम कंट्री है, मोदी को क्यों आज सलाम कर रहा है बताइए। कौन सी कंट्री सलाम कर रहा है? सारा किससे? जैसे एक पाकिस्तान छोड़ करके दुनिया में कौन ऐसा मुस्लिम कंट्री है जहां हमसे मोदी जी से संबंध अच्छा नहीं है? संबंध अच्छा है, जैसे ये कहने का तो सलाम करना मतलब किस तरीके से? यही संबंध हुआ ना। हाँ। आपकी पार्टी बीजेपी यहाँ सत्ता से बाहर होती है, बैंक लूट का घटना हुआ, आपने जंगल राज बता दिया, लेकिन जब बीजेपी सरकार में होती है तब भी आपके इलाके में एसपी ऑफिस के बगल में बैंक लूट, जूरी दुकान में लूट, इतने बड़े बड़े वारदात हो आते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम अररिया शहर का खासकर ये क्यों नहीं सुधर पा रहा? 10 साल मोदी जी की सरकार रही, 10 साल आप भी सांसद रहे, 17 साल एनडीए की भी सरकार रही, फैक्ट्री वगैरह अब तक अररिया में कितना बन पाया? लोग बोलते हैं कि पुल पुलिया तो छोड़िए, ये सड़क पे ये पेड़ या क्यों है, ये हट क्यों नहीं रहा है? आप बताएं क्यों नहीं हट रहा है वो पेड़? प्रक्रिया पर है वो। एक पेड़ को हटाने के लिए कितनी लंबी प्रक्रिया? बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया। आप पेड़ नहीं काट सकते हैं कच्चा। 2021 में भी आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कुछ असभ टिप्पणी कर रहे थे कि दंगा कर दो, भगा दो, वैक्सीन वगैरह से रिलेटेड। उस पर आपने कोई सफाई नहीं दी, उस पर क्या कहना? ऐसा कुछ बयान मैंने नहीं दिया था। मेरा ये सब बयान त्यान नहीं होता है। गलत तरीका से उस बयान को चलाया था। डबल इंजन की सरकार हो गई है, अब तो 1-2 दिन में मॉडल कोड लगेगा, आचार संहिता लगेगा। इस चुनाव के बाद वह प्रोजेक्ट पूरा होगा। आपने जब लोकसभा में ये बात कहा था कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बजट को लेकर तकरार है, इस वजह से योजना नहीं हो पा रहा, तब तो यहाँ भी आप ही के साथ जदयू की सरकार थी। महंगाई है या नहीं है आपके हिसाब से? आम आदमी के लिए अभी के दिन में महंगाई ज़्यादा है, आम आदमी उसको बर्दाश्त कर सकता है? आमदनी भी लोगों का बढ़ा है, तो महंगाई नहीं है मतलब आपके हिसाब से? मैं तुम नहीं मानता हूँ महंगाई। 24 में जब इलेक्शन के बाद जाऊँगा तो फारबिसगंज में एयरपोर्ट चलाने का मैं इसको चलवाऊँगा। हमारे साथ अररिया से भाजपा के सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी हैं। इनके बारे में बताएं कि दूसरा टर्म इनका बतौर सांसद अररिया में पूरा होने जा रहा है। पहला चुनाव इन्होंने 2009 में जीता था, दूसरा चुनाव 2019 में जीता, और सांसद बनने से पहले ये 2005 में अररिया विधानसभा के ही विधायक रहे और 2005 वाला दोनों ही चुनाव जीते। सांसद जी से हम तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, जो यहाँ के मुद्दे हैं इलाके के, इन चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा सबसे पहले सांसद जी थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि आप 2 बार यहाँ के विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे। ये राजनीति में आपकी एंट्री कैसी हुई, इस बारे में थोड़ा कम जानकारी है लोगों में। मतलब क्या ऐसा चीज़ था जो आपको इधर खींच लाया राजनीति की तरफ? देखिए, राजनीति में आया मैं इसलिए नहीं कि राजनीति करके मैं नाम शोहरत कमाऊं। हकीकत यही है कि राजनीति का अर्थ होता है सेवा, त्याग, बलिदान, पुरुषार्थ, नैतिकवान, चरित्रवान, ईमानदार। सेवा ही राजनीति है। हम जिस गांव से आते हैं वह गांव का नाम है कौवा चाड़, और जब हम पढ़ते थे हाई स्कूल में तो अपने गांव से मैं नदी टप के रोज जाता था। कौन से प्रखंड में? ये फारबिसगंज प्रखंड में पड़ता है। कौवा चाड़ गाँव है, खवासपुर पंचायत है, और नदी को टपके जाना पड़ता था, पुल पुलिया नहीं था। इतना पानी में रोज पैजामा उतार के जंघिया पहन के जाना पड़ता था। फील करते थे कि कौन एमपी है, कौन एमएलए है, कौन सरकार है। मन में ठान लिया था कि मैं स्वयं जनप्रतिनिधि के रूप में एक एमएलए बनूं, और एमएलए बन करके अपने इलाके का रोड, पुल, सड़क, चूँकि लोगों को मरते देखा मैंने। जब सांप काटता था तो खटिया में उसको उठा के ले जाता था। माँ बहनें जब डिलीवरी पेशेंट होती थी
तो डॉक्टर के अभाव में मर जाना पड़ता था। कभी कभी चचरी में, बाढ़ के समय में तो नाव ही एक सहारा था। उस जिंदगी को मैंने पूर्वजों को देखा था, मन में लगन था, ललक था कि एक बार एमएलए बन के मैं चुनाव लड़ कर के बन के जाऊँ और पूरे इलाके का काम करूँ। और जब पढ़ लिख के घर आया तो मैं सेवा में जुट गया। किसी पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। 2000 में मैं निर्दलीय लड़ा और उस वक्त में 16,000 वोट निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं लाया और 22,000 में यहाँ का एमएलए हो गया। 5वां स्थान था उसमें। सेकंड स्थान था। सेकंड तो मोहिदुर रहमान साहब थे। हाँ ठीक है, 2-4 हज़ार वोटों का अंतर में सभी थे, तो हौसला बुलंद हो गया कि 2-4 हज़ार वोट से हम हार गए, मेहनत करना चाहिए। और 2001 में पुनः मैं भाजपा ज्वाइन किया और 2005 तक मैं काम किया। पार्टी ने मुझे 5 में टिकट दिया, मैं विधायक बना। 2001 से पहले किस पार्टी से जुड़े? क्रांति मोर्चा था एक संगठन, अच्छा, उसी से मैं जुड़ा था। लोकल पार्टी। हाँ, लोकल पार्टियाँ थी। जनहित की बात, किसान का मुद्दा, जूट का मुद्दा, बाढ़ का मुद्दा, फसल बीमा लागू करो, यानी जनहित से जुड़ा हुआ जो सवाल था उसके लिए हम लड़ते रहते थे। तो यहाँ के पूर्व सांसद हुए मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, उनके साथ कुछ आपके साथ उनके साथ भी रहे? बिल्कुल रहा, उनके साथ भी रहा, लेकिन उन्होंने भी टिकट नहीं दिया। तब फिर मैं इंडिपेंडेंट लड़ा। मतलब राजद जनता दल से जुड़े थे आप? नहीं, उसमें तो मैं जुड़ा हुआ था ही। बाद में मैं जब वहाँ भी टिकट नहीं मिली तो फिर मैं इंडिपेंडेंट लड़ा और तब से लेके अब तक 2001 से लेके मैं अभी तक लगभग 24 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी में लगातार हूँ। और पार्टी ने मुझे एक बार नहीं 7 बार टिकट दिया है। जब आपकी पार्टी बीजेपी यहाँ सत्ता से बाहर होती है, बैंक लूट का घटना हुआ, आपने जंगल राज बता दिया, लेकिन जब बीजेपी सरकार में होती है तब भी आपके इलाके में एसपी ऑफिस के बगल में बैंक लूट, जूरी दुकान में लूट, इतने बड़े बड़े वारदात हो आते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम अररिया शहर का खासकर ये क्यों नहीं सुधर पा रहा? देखिए, कई सवाल निर्भर करता है प्रशासन पर। सरकार तो एक ही है। हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ दिनों के लिए उधर चले गए थे। इसमें दो मत नहीं है कि नीतीश जी के आने के बाद 2005 से पहले बिहार में तो वास्तव में जंगल राज था ही, लेकिन जो भी विकास हुआ है 2005 के बाद हुआ है, चाहे रोड, पुल, पुलिया, सड़क, बिजली। आज जो विकास है 2005 के बाद ही विकास यात्रा हुआ है। पहले तो काम ही नहीं होता था, लूट मार हत्या के छोड़ के कुछ नहीं था। अब है कि अपराध पूरा खत्म नहीं हो रहा है, अपराध घट जाता है। तो सत्ता से बाहर रहे या हरदम मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य रहा है, लेकिन गलत लोगों के साथ जाने के बाद अब बताइए कि नीतीश जी गए उसके पास 2 बार, क्यों नहीं टिके? इसलिए नहीं टिके कि बेमेल गठबंधन था। एक विचारधारा के लोग अगर होते हैं तो लंबा चलेगा, 2 विचारधारा का लोग होगा तो नहीं होगा। नीतीश जी ईमानदार थे और वो लोग गड़बड़ था। वो लोग ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, इधर उधर, दिस डैट, इतिहास रहा है। चारा घोटाला के बाद रेल मंत्री बने तब भी घोटाला किया। तो एक बार ठोकर लगा तो चलो सुधरे, ये सुधरने का नाम नहीं लेगा। क्योंकि मेरा सवाल यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर से था। तो अब भी जैसे अब बीजेपी भी सत्ता में, फिर भी तो उस तरह की घटना हो ही रहा है। नहीं, मेरे जब घटना घटी थी बैंक वाला तो वह सत्ता उधर से ही था। नहीं, वहाँ तो 2-3 घटना हुआ। मई 2022 में जब हुआ तो बीजेपी और जदयू की सरकार थी। देखिए, इसलिए आप एसपी के खिलाफ मैंने बयान भी देखा था। सरकार किसी का रहे, प्रदीप सिंह बेबाक बोलता है। तो दिक्कत है ना, मतलब सरकार किसी की भी रहे, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत है कि नहीं? देखिए, अभी नया एसपी आए हैं, इसको मैं नहीं कह सकता हूँ दिक्कत। अभी अररिया में ही पहली बार उनके एसपी में पोस्टिंग हुआ है और अभी तक अच्छा मैं देख रहा हूँ। आईपीएस है, उम्मीद पूरे जिला वासियों को है और मैं भी मानता हूँ कि निश्चित रूप से ईमानदार होंगे। और जब ईमानदार होंगे तो काम अच्छा होगा। एक एसपी अगर ईमानदार होता है तो जिला में दरोगा डरता है उससे, दरोगा भी ड्यूटी करता है। अगर एसपी गलत हो जाए, दरोगा से मंथली लेगा तो क्या होना है?
इसीलिए एक एसपी ईमानदार होगा तो उसका जिला क्रिमिनल छोड़ देगा, दरोगा ईमानदार होगा तो उसका थाना क्रिमिनल छोड़ देगा। मैं इतना जानता हूँ। जो बिहार में प्रवासी मजदूरों का मुद्दा है, आपने लोकसभा में भी उठाया इसको, लेकिन 10 साल मोदी जी की सरकार रही, 10 साल आप भी सांसद रहे, 17 साल एनडीए की भी सरकार रही, फैक्ट्री वगैरह अब तक अररिया में कितना बन पाया? देखिए क्या है, बिहार में अच्छा सवाल किया आपने। मैंने क्या कहा कि बिहार का छवि दुनिया में खराब था। नीतीश जी बहुत हद तक छवि को ठीक किया, लेकिन बीच बीच में भी इधर उधर होता रहा। तो बिहार पर जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक लोग कैसे आएंगे पूंजीपति? दूसरी भरोसा नहीं हो पाया इतना? नहीं, बता रहा हूँ मैं, बिहार में कनेक्टिविटी नहीं था, रोड नहीं, पुल नहीं, सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, तो कैसे लोग आएगा? एयरपोर्ट बगल में कितना दूरी है, वहाँ से कितने दूर में हम जा, कोई भी 5,000 करोड़ रुपया लगाएगा उद्योगपति, तो उसको सारा सुविधा चाहिए ना। अब बिहार को 2005 से यात्रा करते करते अब देखिए 4 लेन बन रहा है ना। अभी आप आए होंगे अररिया 0 माइल से सिलीगुड़ी, अररिया से पंसरमा रेल लाइन बन रहा है ना, गांव गांव सड़कें बनी ना, बिजली रहती है ना। तो पहले ये चीज़ जो बेसिक बातें थी वो नहीं थी, अब ये हो गया। और अब बिहार में उद्योग ही आना है तो समय लगता है। 70 साल में जहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ और जहाँ बेसिक चीज़ है ही बुनियादी चीज़ नहीं, वहाँ कैसे उद्योगपति आएगा? तो मुख्य कारण को जानना पड़ेगा। ये कोई राजनीतिक बातें मैं नहीं करता हूँ, ये सच्चाई है। अब 4 लेन बन गया, अब रेल लाइन का यात्रा बन रहा है, रेल का भी बहुत सारा कनेक्टिविटी में आप देखिए, गलगलिया से अररिया रेल लाइन बन रहा है, अररिया से सुपौल बन रहा है। अभी 6 ट्रेन हमको मिला है, जोगबनी से सिलीगुड़ी, जोगबनी से सहरसा। 14 साल में भगवान राम वनवास गया था, वापस आया था। और 2008 में अररिया से सहरसा से जोगबनी छोटी लाइन को बदल के बड़ी लाइन में परिवर्तन करने में लग गया। हम लोग जब हमारी सरकार बनी मोदी जी का देश में, मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया और अभी वो रेल हमको मिला है जो जोगबनी से सहरसा, जोगबनी से रक्सौल। पटना राजधानी है बिहार का, जाने का कोई ट्रेन नहीं था, हमें जोगबनी से पटना का ट्रेन मिला है। 600 रुपया में लोग कोच में जाता था, अब ट्रेन में 100 रुपया में जाएगा। तो आम लोगों के लिए, गरीब के लिए ये सुविधा है ट्रेन। आपने एयरपोर्ट का जिक्र किया तो आप फॉरबिसगंज एयरपोर्ट की भी मांग करते हैं, आपने लोकसभा में उठाया, और इस इलाके में पूर्णिया एयरपोर्ट का चल ही रहा है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, पूर्णिया में एयरपोर्ट हो, फॉरबिसगंज में हो, या दोनों जगह हो? मैं तो चाहता हूँ सब जगह हो। ऐसा मुमकिन तो है नहीं, एकदम मुमकिन हर जिले है। में हो सकता है एयरपोर्ट। मोदी है तो मुमकिन है। आपको मैं बता दूं, कुशीनगर यूपी में पड़ता है, वहाँ से भी एयरपोर्ट जहाज चलती है, और गोरखपुर से भी चलती है, 80 किलोमीटर का दूरी है। प्रधानमंत्री का सोच है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे। उड़ान योजना के तहत लगभग 140 जगहों से देश में प्रधानमंत्री ने हवाई जहाज चलाया है। तो जहाज सब जगह, अमेरिका आप जाइए, इंग्लैंड जाइए, जो डेवलप कंट्री है, हर इस डिस्ट्रिक्ट से हवाई चप्पल वाला तो तब जाएगा जब रेट सही होगा। दरभंगा ही एयरपोर्ट है, वहाँ पे रेट इतना हाई रहता है दरभंगा से दिल्ली की फ्लाइट। अब रेट की बात है तो टिकट कभी कभी नहीं मिलता है, आप देख लीजिएगा। ये तो पुरानी बातें हो गई कि बेरोजगारी है, अब पहले का भारत नहीं है। अब कोई खाने के लिए लाले पड़ा हुआ नहीं है। पहले का ज़माने में मैं कांग्रेस का शासन होता था, आप बच्चे होंगे, याद नहीं होगा, मुझे याद है, अकाल पड़ता था, इतना अनाज नहीं होता था। अभी तो 50 कुंटल अनाज उपज जाता है 1 एकड़ में, मक्का, और पहले 10 मन उपजता था। तो आज का आधुनिक समय में खेती भी बढ़ा है, इतना धरती फाड़ के धरती माँ अनाज दे रही है कि लोग खुशहाल हो रहा है। गांव में पक्के घर बन रहा है। जिसको मैं मोटरसाइकिल देखा, आज उसके दरवाजे में कार है। तो महंगाई की बात नहीं, आप जनसंख्या वृद्धि कितना इसको देख रहे हैं। तो आपके हिसाब से महंगाई नहीं है विदेश में? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो महंगाई को कंट्रोल किया है वह ऐतिहासिक बात है। अब देश में जितना खपत है, देश में जितने लोग हैं, चीन और इंडिया मिला के लगभग देश की आधी आबादी है दुनिया की। और इतने बड़े देश को इतना बड़ा विकास आप गिने हैं कितना काम हो रहा है।
हम लाखों करोड़ का काम जोड़ देंगे अररिया में। तो वो ठीक है, महंगाई है या नहीं है आपके हिसाब से? आम आदमी के लिए अभी के दिन में महंगाई ज़्यादा है, आम आदमी उसको बर्दाश्त कर सकता है? आमदनी भी लोगों का बढ़ा है। तो महंगाई नहीं है मतलब आपके हिसाब मैं तुम नहीं मानता हूँ महंगाई जो पहले देखा, बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ कि महंगाई को बिल्कुल नियंत्रण रखा है। आप देखिए ना, कोरोना महामारी के बाद पूरी दुनिया जो टॉप 10 देश है दुनिया का, उसका जीडीपी देख लीजिए, उसका आर्थिक ग्रोथ देख लीजिए, और भारत का आज 5वां अर्थव्यवस्था हो जाता है। आपका जो ज़िला है अररिया बाढ़ की तबाही से परेशान है। आपने कोसी मेची जोट परियोजना की बात की कि उसमें केंद्र और राज्य सरकार में बजट को लेकर लड़ाई चलती रहती है। महानंदा बेसिन की बात होती है। इन चीज़ों पे अपडेट क्या है, कहाँ तक हो पा रहा है या सिर्फ बातें ही चल रही हैं इस पर? देखिए, कोसी मेची नदी की बातों को मैंने लोकसभा में रखा है। मैं स्वयं प्रधानमंत्री जी से मिला था, और नेपाल से पहले की सरकार जो है कभी नमक बंद कर दिया था, और जब हमारे प्रधानमंत्री बने 20-20, 30-30 साल तक यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं गए कांग्रेस के शासन में। राजीव गांधी जी गए थे, और उसके बाद संबंध जो खराब हुआ, आज तक संबंध ठीक नहीं बना। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार संबंध बनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ का स्थायी निदान आसानी से होगा कब, जब नेपाल में डैम बनेगा। हम लोगों ने कहा कि आप एक ऐसा योजना बनाइए कि नदी के दोनों तरफ तटबंध हो, और कोसी से महानंदा को जोड़ दीजिए। और जितनी छोटी छोटी नदियाँ चलती है, परमान, बकरा, भोलवा, नोंदरा, कनकई, सुरसर, नोना, ऐसी नदियों को उसमें जोड़ करके उसको पानी को डाल दीजिए। खरीफ फसल के टाइम में उसमें ब्लॉक कर दीजिए। 2 लाख हेक्टेयर ज़मीन का पटवन होगा, और बाढ़ के बरसात के टाइम में उसको खोल दीजिए, पानी बह के चला जाएगा। तो यह प्रोजेक्ट लगभग 5000 करोड़ का था। अभी क्या अपडेट है प्रोजेक्ट का? मैं बता रहा हूँ, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री ने स्वीकृति दे दिया, और राज्यांश जो बिहार सरकार को देना था वहाँ मामला अटका हुआ था। बीच में सरकारें बदल गई, लेकिन अब मैं मानता हूँ कि डबल इंजन की सरकार हो गई है। अब तो 1-2 दिन में मॉडल कोड लगेगा, आचार संहिता लगेगा। इस चुनाव के बाद वह प्रोजेक्ट पूरा होगा। आपने जब लोकसभा में ये बात कहा था कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बजट को लेकर तकरार है, इस वजह से योजना नहीं हो पा रहा, तब तो यहाँ भी आप ही के साथ जदयू की सरकार थी। मैं क्या कह रहा हूँ कि राज्य सरकार हर योजना स्कीम का नियम अलग अलग है। तो क्या नीतीश जी नहीं चाह रहे थे? नीतीश जी इसमें अड़चन डाल रहे थे उसमें? कई योजना ऐसी योजनाएं हैं जिसमें राज्यों को भी देना है और केंद्र को भी देना है। तो बिहार में भी उस समय में हम लोगों की सरकार नहीं थी, और किसी जब आपने लोकसभा में उठा तब आपकी सरकार थी यहाँ पे? मैं नहीं कह सकता हूँ अभी क्या थी नहीं थी, लेकिन राज्य सरकार राज्यांश जो है उस समय में चल रहा था कि इसको कैसे बनाया जाए, किस टाइप से बनाया जाए, क्योंकि बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है। क्या कहाँ तक ये सफल होगा, कहाँ तक ये फेल होगा, ये सब में जांच पड़ताल में मामला अटका रहा। लेकिन मैं मानता हूँ कि बीच में जो सरकारें बदली उसमें भी काम बाधित हुआ, और अब आने वाला दिन में वह प्रोजेक्ट सरकार का एजेंडा में है मुख्य, और हम लोगों ने भी कई बार लगातार संसद के अंदर रखा है, और दोनों सरकार अपनी ही है अब। तो मुझे लगता है कि आने वाला दिन में यह निजात इससे मिल जाएगा हम लोगों को। अररिया को मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा। कब मिलेगा? प्रधानमंत्री जी का भी सपना है, और काफ़ी मेडिकल कॉलेज बनाए भी हैं। बिहार में भी अब कम ही जिला में बचा हुआ है, तो आने वाला दिन में ज़मीन भी मैं दे दिया। इधर तो आसपास सब में ही बचा हुआ है, किशनगंज, अररिया, कटिहार। सरकारी मेडिकल कॉलेज कहाँ किसी में? किशनगंज में सरकारी नहीं है तो मेडिकल कॉलेज है तो सही। सरकारी और प्राइवेट में फ़र्क है ना? देखिए, देश का हम तो चाहते हैं एम्स बन जाए, लेकिन एम्स दरभंगा में दिया है, वहाँ बनेगा, पहले कमिश्नरी में बनेगा, तब जिला में आएगा। तो देश तरक्की की ओर है। अभी तो कितने IMM, कितने एम्स, कितने एयरपोर्ट बना है। हम चाहते हैं कि फारबिसगंज में एयरपोर्ट चलावे जहाज, और 24 में जब इलेक्शन के बाद जाऊंगा तो फारबिसगंज में एयरपोर्ट चलाने का मैं इसको चलवाऊंगा। ये पक्का है? हाँ, पक्का है। मतलब इस बार जीते तो फारबिसगंज एयरपोर्ट आपका प्रायोरिटी है? फाइनल प्रायोरिटी है, क्योंकि नेपाल बगल में है और इधर 4-5 जिला है। अगर पूर्णिया से चलेगा तो फारबिसगंज से भी चलना चाहिए।
1962 में चीन और इंडिया की जब लड़ाई हुई थी तो देश का सुरक्षा के हित में वो एयरपोर्ट बना था, चाहे वो बागडोगरा, चुनापुर, पूर्णिया, अररिया, ये सब तभी बना था। ये LRP रोड सैनिक, तो देश के सुरक्षा की दृष्टि से भी यह एयरपोर्ट आवश्यक है, क्योंकि बगल में ही नेपाल के बाद चीन है। अभी आपने बताया कि आप भी मूलतः फॉरबिसगंज प्रखंड के रहने वाले हैं। वहाँ के जो आपके विधायक हैं विद्यासागर केसरी जी, वो अक्सर बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला उठाते रहते हैं कि पूरा सीमांचल अररिया जिला इससे प्रभावित है। बल्कि उन्होंने तो विधानसभा में यहाँ तक कहा कि अररिया जिला सहित सीमांचल क्षेत्र में बढ़ती घुसपैठियों के चलते नहरों, सड़कों, तालाबों सहित गैर मजरूआ ज़मीन और खासकर भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। आप उनसे सहमत हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं अररिया में? देखिए, चाहे वह बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी हो, हम मुसलमान विरोधी नहीं हैं, ये बता देता हूँ। मुसलमान तो इसमें है भी नहीं, घुसपैठिए की बात कर रहे हैं। घुसपैठी है। अगर चोरी छिपे, यह देश है कि धर्मशाला है, कोई आके घुस जाएगा? अगर कोई अब मेरे ही देश में वो घुसपैठी करके रह रहा हो, अब मेरे ही देश के खिलाफ वो अगर षड्यंत्र करता हो तो गलत है ना। तो है, अररिया में घुसपैठ रह रहे हैं, खासकर फॉरबिसगंज के विधायक उठाते वहाँ रह रहे हैं। आपका तो वहाँ घर ही है। ये तो जांच का विषय है। 10 साल में सरकार ने जांच नहीं किया, गृह मंत्रालय ने? कराएंगे, चिंता मत कीजिए, सब चीज़ होगा जांच। तो विधायक बार बार उठा रहे हैं, पूर्णिया के विधायक भी उठाते हैं। विधायक जी को लगा होगा कि कहीं है तो बोलते होंगे, अगर है तो जांच होना चाहिए, वो निकलना भी चाहिए। कोई भी देश का बाहरी लोग हो, और हिंदू हो या मुसलमान, घुसपैठी तो मान लीजिए घुसपैठी है, उसका जाति घुसपैठी है। चोर क्रिमिनल का कोई जात होता है? वह मात्र चोर और क्रिमिनल होता है। और जो भारत के मुसलमान हैं, जो यहाँ के रहने वाले मुसलमान हैं, यहाँ देखिए राजनीति करते हैं लोग। अगर कोई घुसपैठी है तो है, उसको चिन्हित होना चाहिए, उसको निकालना चाहिए। क्या आप ही लोग राजनीति कर रहे हैं ना? 10 साल सरकार थी, इतने में तो काफ़ी होता है अगर कोई घुसपैठी तो पहचानने के लिए। खासकर आपके इलाके की बात हो रही है, आप तो जानते होंगे कौन बाहर का है कौन लोकल है। देखिए, हम सब चीज़ जानते हैं, लेकिन समय लगता है कई चीज़ों पर। तो जांच तो होना चाहिए, जांच करना चाहिए, जांच होगी भी। ये सरकार में जांच होगी, मोदी जी तो आएंगे ही आएंगे, बताते हैं। और जांच होना भी चाहिए। अगर घुसपैठी है तो उसको चिन्हित करके निकालवाना। अब 10 साल में बहुत सारा काम है ना, कितना कानून सब आया देश में, हजारों जो पुराना अंग्रेज का सड़ा गला कानून उसको ख़त्म किया है। अब मोदी जी वाला भारत है। सीए के समर्थन में है आप? बिल्कुल समर्थन में। हम लोग तो सीए बिल पास किया था और उसको 3 दिन पहले प्रभावी भी किया। लेकिन उसमें आपको नहीं लगता है कि जैसे अगर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, माइनॉरिटीज़, वो आ सकते हैं, तो इसी तरीके से चाइना में भी वीगर मुस्लिम है वो प्रताड़ित होते हैं, म्यांमार में भी होते हैं, ये सब भी तो हमारे पड़ोसी देश है। श्रीलंका में तमिल्स प्रताड़ित होते हैं, उनको भी नहीं मिलना चाहिए इस तरह की सिटीजनशिप? देखिए, सरकार चिन्हित करे, सरकार के पास है भी। सरकार ने जो लगा दिया है उसमें मुस्लिम इंक्लूड नहीं किया, तो इससे ये मुस्लिम या फिर उन देशों को इंक्लूड नहीं किया। देखिए, ये ऐसे लोगों को नागरिकता संशोधन कानून लाया है तो भारतीय जनता पार्टी को छुपा के कुछ करती नहीं है। 1952 में से ही ये हम लोगों का एजेंडा में था और मूल सिद्धांत में पार्टी चलती है। इन्होंने कहा था कि जब भी मेरी सरकार बनेगी तो अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, और नियम से बनाया और शांतिपूर्वक बना, कोर्ट से बना। जब भी सरकार बनेगी तो 370 ये हटाएंगे, नागरिकता संशोधन कानून लाएंगे। ऐसे जो 2, 4, 5 मुद्दे थे, जो देश ने जनादेश दिया और मोदी जी ने काम किया। और सीए और एनआरसी जैसी भी बातें सरकार ने कहा था। सीए उसके लिए, मैंने किसी को भगाने का कानून नहीं लाया है, किसी को रहने देने का कानून लाया है। कौन लोग? जो लोग पाकिस्तान के अंदर से भाग के आया। भारत का संविधान जब आज़ादी हुई थी तो आज़ादी के टाइम में यह भारत के संविधान में लिखा गया था कि चूँकि देश का बंटवारा तो धर्म के आधार पर हो गया, पाकिस्तान हो गया इस्लामिक देश, भारत हो गया धर्मनिरपेक्ष देश, तो यहाँ सभी धर्मों को बराबर अधिकार दिया, वो हो गया इस्लामिक। तब उस समय में जिन्ना थे, तो हुआ कि भाई वहाँ का हिंदू का क्या होगा, सिख का क्या होगा, अल्पसंख्यक जो है उसका क्या होगा पाकिस्तान का। तो जिन्ना ने कहा कि जैसे भारत में रहता वैसे यहाँ भी रहेगा। लेकिन हुआ क्या, जहाँ 14% हिंदू था
आज पाकिस्तान में कितना % है, उनके साथ ज़्यादती हुआ। बल्कि जो भारत के मुसलमान वहाँ गए भाग के, उनको आज भी वहाँ सम्मान नहीं देता, उसको भी मुजाहिर या ऐसे कुछ वर्ड है वो कहता है। चलिए, ये बात तो पाकिस्तान की हम समझ गए। बांग्लादेश से क्या है, ये अफगानिस्तान से क्या, अफगानिस्तान से क्या है? भारत का संविधान में नेहरू जी के टाइम में यह लिखा गया कि अगर उस परिस्थिति में अगर प्रताड़ित करता है, भाग के आता है, तो भारत में उसको नागरिकता दिया जाएगा। इस संविधान में है, नेहरू जी के टाइम में। और नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, कांग्रेस का इतने दिन शासन रहा, जिन लोग प्रताड़ित करके जिन लोगों को भगाया, उसको रहने का अधिकार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो तुष्टिकरण का राजनीति किया कि मुसलमान नाराज हो जाएगा। आज नरेंद्र मोदी जी के पास लिस्ट है सरकार के पास कि ऐसे कितने लोग हैं, उनका बिल ला करके उसको रहने का अधिकार दिया है। और इसको उल्टा पुल्टा बांग्लादेश और पाकिस्तान, चलिए आपके हिसाब से इसमें इंक्लूड हो गया। अफगानिस्तान का क्या मामला? अफगानिस्तान के लोगों को भी तो ला रहा है। अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश या नेपाल हो, अफगानिस्तान का भी लिखा था उस वक्त, सुनिए, या नेपाल हो, कहीं का भी कोई लोग अगर घुसपैठी करके आया है, घुसपैठी और शरणार्थी जो भाग के आया है, सर अफगानिस्तान क्यों सीएम में क्यों देगा मुसलमान? अफगानिस्तान का है, आप दे रहे हैं उसमें। अफगानिस्तान के लोग घुसपैठी कर, सरकार के पास लिस्ट है। अभी भी तालिबानी जब शासन आया तो बहुत अफगानिस्तान भाग के आया है। दिल्ली में सरकार खिला रही है, उनको सारा व्यवस्था किया हुआ है, चिन्हित है कि कितने लोग अफगानिस्तान से आया है तो मानव वो, तो वो हर एक जगह के लोग मानव है ना। नहीं, म्यांमार के भी मानव है, चाइना के भी, श्रीलंका के भी है। नहीं, अब पूरे दुनिया को मैं यहाँ रहने की जगह दूं क्या? तो पैमाना क्या है? पड़ोसी देश अगर पैमाना है तो ये भी पड़ोसी देश है। पैमाना है ना कि आप कह रहे हैं कि जो आतंकवादी घुस के आया है उनको भी रहने दीजिए, वो सब नहीं चलने वाला है। चोरी छुपे जो आया है, आतंकवादी तो मैंने नहीं कहा कि आतंकवादी को रहने, आप वही कर रहे हैं। हमने कहाँ कहा? आप वही कर रहे हैं। हमने क्या कहा? आतंकवादी रहने दीजिए तो मैंने नहीं कहा। देखिए, सरकार जो है ना, भारतीय जनता पार्टी का एनडीए की सरकार है। मोदी जी, आपने कहा अफगानिस्तान को, अभी अफगानिस्तानी को मैं रखे हुआ हूँ। जो तालिबानी शासन आया, भाग के आया, दिल्ली में खिला रहे हैं, रख रहे हैं। आखिर इंसान है ना वो, उसको रखना पड़ेगा ना। वो तो मजबूरी में भाग के आया है कि हमको शरण दो, लेकिन कोई चोरी छुपे घुस गया है, उनको कैसे नागरिकता दे देंगे? जो कायदे से और जगह के लोग भी आना चाहते हैं, मैं उसका सर्वे कराऊंगा, सरकार कराएगी सर्वे। अगर वह सरकार के लिस्ट में है, वो कहाँ से आया, कैसे आया, कब से रह रहा है, क्यों आया, अगर वह जेन्युइन आदमी होगा तो उस पर विचार सरकार करेगी। जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है, यह मात्र प्रधानमंत्री का सोच नहीं हो सकता है, यह कोई साधु संत का सोच है। आज जितना दुनिया का मुस्लिम कंट्री है, मोदी को क्यों आज सलाम कर रहा है? बताइए, कौन सी कंट्री सलाम कर रहा है? सारा किससे? एक पाकिस्तान छोड़ करके दुनिया में कौन ऐसा मुस्लिम कंट्री है जहां हमसे मोदी जी से संबंध अच्छा नहीं है? संबंध अच्छा है, जैसे ये कहने का सलाम करना मतलब किस तरीके से? यही संबंध हुआ ना। आप जब कहते हैं कि सलाम कर रहा है तो मतलब ये है कि दोस्ती वाली बात नहीं है, आप इनको ज्यादा मान रहे हैं किसी वो चीज। देखिए, इनका काम से मानता है। सऊदी अरब क्या इंडिया को अपना बड़ा भाई मानता है? ये कह रहे हैं आप सलाम कर रहा है या क्या? कर ही रहा है, बड़ा भाई मानता है, एकदम कर रहा है। आप देखे थे जब पाकिस्तान चिल्ला रहा था कि जो है सीए का विरोध, हम ये 370 का हम विरोध करते हैं, और तब वो गए थे प्रधानमंत्री जी हमारे सऊदी अरब, तो वहाँ का बेस्ट अवार्ड से इसको सम्मानित किया था मोदी जी को, पता है। और वहाँ भूकंप आता है बगल में जो कंट्री हमारा, वहाँ पहला जहाज मोदी जी का जाता है मदद करने के लिए, और जबकि पाकिस्तान के मसले पे सब दिन वो उनके साथ खड़ा रहा है। तो मोदी जी ऐसे लोग नहीं हैं, ये व्यवहार से। चलिए थोड़ा आप आगे बढ़ते हैं। नीतीश जी ने बिहार में कास्ट सेंसस कराया, आप लोग उस वक्त सरकार में नहीं थे, तो नीतीश जी ने महागठबंधन की सरकार में कराया। अब आप लोग चाहते हैं कि ये सही है, गलत है, या पूरे देश में होना चाहिए, इस तरह का कुछ? देखिए, जिस समय में कास्ट सेंसन करवाया था जाति जनगणना का, उसमें सभी पार्टियों का राय था बिहार में, एनडीए का, और सभी पार्टियों को राय से हुआ था। इसीलिए ऐसा नहीं कि हम लोग उसका बहुत विरोधी रहे। पूरे देश में होना चाहिए क्या ये? अब ये हमारे
शीर्ष नेतृत्व जानता है। हम लोग तो जात पात से ऊपर उठ करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हिंदू मुसलमान सबको बराबर का दर्जा देते हैं। भले ही हम बीजेपी में हैं, आप बैठिए भर दिन, मेरे यहाँ जितना हिंदू आता है उतना मुसलमान भी आता है। मैं हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ करके राजनीति में हूँ, सेवा करता हूँ। अगर आज पहला एमपी मैं हूँ कि जोकीहाट अररिया में मैं मुसलमानों का वोट लेता हूँ जी, और मुझे देता है लोग। तो मैं लोगों को काम चाहिए, रोजगार चाहिए। अब हिंदू मुसलमान पर नहीं होगा। इसलिए तो वापस मुद्दों पे आते हैं। अररिया बस स्टैंड एक बड़ा मुद्दा है यहाँ का, उस पर कुछ होगा? देखिए, अररिया तो अनुमंडल था, 90 में जिला बना। जगह की कमी है, पहले से अभी अररिया में बदलाव है। बस स्टैंड भी बनेगा, डिस्ट्रिक्ट जज का भी ऑफिस नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हमारे कलेक्टर साहब हैं उनको डाक बंगला में रहते हैं। तो ये सब तो छोटी छोटी बातें अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ जगह का अभाव है। पूरब परमान नदी है, पश्चिम में जो है वो भूदान की ज़मीन है क्या। तो ये सब हो रहा है। आने वाला दिन में एसएसबी कैंप बन रहा है, तो सब बनेगा ये सब। अररिया कोर्ट स्टेशन रोड जो है वो, उस पर हम लोगों ने कई बार खबर भी की, जर्जर स्थिति में, उस पर क्यों नहीं सुधार रहा है? ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का रोड है, हमारे चेयरमैन साहब का। मतलब जिला परिषद को करना है? हाँ, जिला परिषद का ही रोड है। आप ग्रामीण एरिया में जाइए, सिकटी पलासिया, पूरे जिला में सड़कों का हम जाल बिछाए हैं। उनसे क्या बात नहीं हुई कि जिला परिषद, क्योंकि वो भी तो आपके गठबंधन जदयू से ही जुड़े हुए हैं? हमारे साथ हैं, उन्होंने प्रयास किया भी है। तो अभी फिलहाल जो 1.5 साल के अंदर जो सरकारें बदली ना, तो काम धाम कुछ हुआ नहीं विकास का। तो वह PWD में अधिग्रहण के लिए गया है और वह जल्दी बनेगा, और बनेगा अभी तो बढ़िया बनेगा। अब जोकीहाट इलाके में आपने बताया वहाँ के मुस्लिम भी आपको वोट दे रहे हैं, लेकिन तस्लीम साहब के ज़माने से 3 पुल आप जान ही रहे हैं अधूरा है अब तक। एक अजगरा पुल है, उसके बाद आप जाएंगे जोकीहाट में 2 पुल है, जो उदाहाट के पास है, एक कुशियार गांव के पास है, वो शिलान्यास करके वो, लेकिन वो पुल कंप्लीट ही नहीं हुआ। अजगरा का मामला तो कई बार हम लोगों ने कवर भी किया। तो उस पुल को बनेगा वो पुल, या पुल को मतलब भूल ही गए लोग? अजगरा तो यहीं बगल में नीचे है, बेलवा पुल के नीचे, उसमें एक बार बनाया था ठेकेदार, वह पुल बह गया बाढ़ में। बनेगा? बनेगा। पुल तो 400 में बनाया हूँ जिला में। 400 ब्रिज बिहार में कोई जिला में नहीं बना होगा, और वो प्रधानमंत्री पुल है। ये परमान नदी में 15 पुल बना है, कभी 2 पुल हुआ करते थे। तो पुल पुलिया का कमी नहीं है। आने वाला दिन में जो छोटा बड़ा है, 90% काम पक्का हो गया है, 10% है तो वो भी पूरा होगा। तो मझगवां दियारी में जो हादसा हुआ था सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान, तो बैरिकेड लगा हुआ था रोड पे, तो वो क्या ठेकेदार की लापरवाही थी, क्या था? उस पर कोई कार्रवाई हुई? 4 लोग जो मर गए थे सरस्वती विसर्जन से आ रहे थे ट्रैक्टर से, आप भी शायद गए थे वहाँ पे। देखिए, दोनों का लापरवाही है। मतलब जो लोग आ रहे थे विसर्जन से, उनकी भी लापरवाही है? जिनको, जब रोड बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो रोड तो पूरा यहाँ से वहाँ तक उजड़ा है। कॉन्ट्रैक्टर भी वो लगा दिया है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, लेकिन चलने वाले लोगों को भी सावधानी रखना चाहिए। तब इसमें छोटी, ये तो दोनों को सावधानी रखना चाहिए। जब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो उजड़ा पुजड़ा तो है ही, तो आप टूटी फूटी रोड में चलते हैं तो आप सावधानी से भी चलिएगा ना। ग्रामीण बताते हैं कि ठेकेदार को बोला भी गया था कि उधर उसको हटा दो, लोग इधर से गुजरेंगे। अब मैं नहीं जानता हूँ कि कौन किसको क्या बोला है। इतनी छोटी छोटी बात पर ये सब प्रैक्टिकल छोटी बात नहीं, 4 लोग का डेथ हुआ तो छोटी बात तो नहीं। 4 लोगों का डेथ हुआ तो मैं दुखी हूँ, मैंने कहा भी था उन लोगों को। अब है कि अब बड़ा बयान लीजिएगा कोई, वो तो अब रोड पर चल रहे हैं, कई आदमी दारू पी के भी चलता है, वो जाके टकरा के मर जाता है। कई लोग पियक्कर टाइप के बहुत लोग हैं ना, तो अपना होशियारी से चलना चाहिए, अपने भी सावधान। एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है ना, तो कई लोग ऐसा करता है, तो चलने का सावधानी होना चाहिए थोड़ा सा। और ठेकेदार को हमने उस समय में भी कहा था कि भाई तुम रोड बनाते हो तो थोड़ा सा इसको ठीक ठाक करो। काफ़ी लोग यातायात, चूँकि पूरब की तरफ का रोड है वो बंगाल तक जाती है और घनी आबादी वाली रोड है, तो इस नाते वो कर रहा है। लोकसभा के आखिरी सत्र के दौरान आप ओवैसी साहब से पार्लियामेंट के बाहर कुछ बात कर रहे थे, उसका वीडियो वायरल हुआ, क्या बात हो रही थी ओवैसी साहब से? जोकीहाट और अररिया कुछ उसमें सुनाई दे रहा है वीडियो के। देखिए, लोकसभा के अंदर हम लोग सभी पार्टी के लोग, पार्लियामेंट के बाहर कुछ बात हो रही थी? क्या बाहर में क्यों नहीं बात करेंगे? किस बारे में? मतलब ऐसे ही लोगों की उत्सुकता है कि वीडियो वायरल हुआ, उसमें बात क्या हो रही थी?
मैंने यही कहा कि आपका, मैंने उससे मजाक किया था अच्छा। कि ओवैसी साहब आपका चार एमएलए को लालू जी ले गया, तो उसने चुटकी लिया, कहा ले जाने तो क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे ही औपचारिक बातें हो रही थी, कोई खास बात नहीं। 2021 में भी आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कुछ असब टिप्पणी कर रहे थे कि दंगा कर दो, भगा दो, वैक्सीन वगैरह से रिलेटेड। उस पर आपने कोई सफाई नहीं दी, उस पर क्या कहना? ऐसा कुछ बयान मैंने नहीं दिया था, मेरा ये सब बयान त्यान नहीं होता है, गलत तरीका से उस बयान को चलाया था। मैंने क्या कहा कि आप मेरे बारे में आम आदमी से पता लीजिए ना, जितना लोग हिंदू मुझे चाहते हैं उससे कम मुसलमान नहीं चाहता है। मेरे संस्कार में हिंदू मुसलमान करने का नहीं है, उसको गलत तरीका से चलाया था। एक सर आपके शहर का ही मुद्दा, आखिरी कुछ क्वेश्चन है। काली मंदिर चौक के पास बीच रोड पे बीच सड़क पे एक पेड़ है, आपने भी देखा होगा। पब्लिक ओपिनियन हम लोग वहाँ करते हैं, लोगों से चुनाव के बारे में बात करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि पुल पुलिया तो छोड़िए, ये सड़क पे ये पेड़ या क्यों है, ये हट क्यों नहीं रहा है? आप बताएं क्यों नहीं हट रहा है वो पेड़? प्रक्रिया पर है वो। एक पेड़ को हटाने के लिए कितनी लंबी प्रक्रिया? बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया। आप पेड़ नहीं काट सकते हैं कच्चा, अच्छा। कानून में है ऐसा। आप लेकिन उससे कोई हादसा हो गया रात में कुछ? नहीं, उसमें लगा हुआ है, बत्ती लगी हुई है, ऐसा नहीं कि उसका वो दिया हुआ है। एक पेड़ काटने के लिए एक पेड़ लगाना पड़ेगा, 2 पेड़ आपको, तो बगल में जो है लगाया भी है, वो प्रक्रिया उसका फाइल बहुत दूर तक जाता है, वो कटेगा। इस बार चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं? वैसे तो आपने बता ही दिया, लेकिन 3 प्रायोरिटीज़ क्या रहेगी इस बार, क्या वादा कर रहे हैं? विकास मुद्दा है। विकास तो बड़ा चीज़ हो गया, कुछ स्पेसिफिक बताइए। जैसे आपने एक बताया फॉरबिसगंज एयरपोर्ट, ये प्राथमिकता रहेगी, उसके अलावा क्या है? फारबिसगंज एयरपोर्ट है, मेडिकल कॉलेज है, मक्के से आधारित यहाँ काफ़ी मक्के की खेती होती है, उसके नाम पर उद्योग लगे यहाँ पे। मक्का का प्रोडक्ट का ये ज़िला है, एरिया है, हब है, तो मक्के से आधारित उद्योग लगेगा तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। उद्योग से याद है कि फॉरबिसगंज में ही मीट फैक्ट्री 3-4 हैं, कुछ लोग उसका अगेंस्ट भी करते हैं, कुछ लोग समर्थन भी करते हैं। आपका क्या विचार है कि मीट फैक्ट्री चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए, बंद होना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए। 3 या 4 जितना भी बंद होना चाहिए? क्यों? अबे 3 रहे 4 रहे, वो बंद होना चाहिए। क्या परेशानी है मतलब? देखिए, फैक्ट्री भी खुलने का जगह होता है, वो जगह सही नहीं है, वो घनी आबादी में है। फैक्ट्री खुले वहाँ बदबू आता है, पहले जनता है तब फैक्ट्री न है। उस फैक्ट्री से अगर लोगों का जीवन खराब हो, वहाँ पर इतना बदबू है कि लोग अगरबत्ती जला के खाता है, तो गलत तरीका से वहाँ ज़मीन खरीद करके बनाया गया। इसको स्वीकृति तो एनडीए की सरकार ने दिया था जब शायद सुशील मोदी जी डिप्टी सीएम थे, तभी। देखिए, स्वीकृति कौन दिया नहीं दिया, वो तो कहा कि बिस्किट के फैक्ट्री खोलेंगे, ये कह के जमीन लिखा लिया। अच्छा, बिस्किट फैक्ट्री करके मीट का फैक्ट्री चला? बिल्कुल। तो उस पर सरकार ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? फैक्ट्री के लिए वह फैक्ट्री कह के जो जमींदार से बात हुआ कि बिस्किट का फैक्ट्री खोला जाएगा, हम लोगों को ज़मीन दीजिए। बाद में पता चला कि वो फैक्ट्री, लोगों ने बताया हम लोगों को। 3 फैक्ट्री में ही मामला है? अब 3 है कि 5 है मुझे पता भी नहीं है, लेकिन 3 रहे, 5 रहे, 2 रहे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी। तमाम मुद्दों पर बात हुई, जो भी कुछ चर्चाएं 5 साल में चली है, एक एक चीज़ पर बात हुई। उम्मीद है कि आपको इंटरव्यू अच्छा लगा हो।